सभी सुधी जनों को सादर वंदन। हिंदी के दो बड़े आचार्यों की तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें मेरे सामने हैं। तीनों पुस्तकें हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। पहली पुस्तक, यह मेरे हाथ में भी है, मध्यकाल के मेरे प्रिय कवि। इसके लेखक हमारे समय के एक प्रखर विचारक, समीक्षक, कवि विजय बहादुर सिंह है। विजय बहादुर जी ने अपनी इस नई किताब में मध्यकाल के 7 कवियों का पुनः पाठ प्रस्तुत किया है। यह एक सप्तक उन्होंने जो रचा है, उसकी लय और उसकी गूंज को हम इस किताब को पढ़ते हुए अनुभव करते हैं। आपस प्रकाशन, अयोध्या से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। आपस प्रकाशन का पता है LIG 57 कौशलपुरी फेज 1 फैजाबाद अयोध्या। पहला संस्करण इस किताब का 2024 में निकला है। 280 रुपया दाम अजील्द संस्करण का है और पेपर हार्ड बाउंड संस्करण का 410 रुपया दाम है। 11 अध्याय इस किताब में है। विजय बहादुर जी ने प्रस्तावना में बताया है कि ये पूरी किताब एक सत्संग है और सत्संग का जो वास्तविक अर्थ है उसको यह एक अर्थ में चरितार्थ भी करती है। विजय बहादुर जी सुदीर्घ अवधि तक, कम से कम 4 दशकों तक प्रतिष्ठित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्यापन करते रहे हैं हिंदी साहित्य का। अपने छात्रों से संवाद करते हुए इन कवियों को उन्होंने जिस तरह से बार बार पढ़ा, समझा और समझाया, फिर अपने लंबे साहित्यिक जीवन में अनेक संगोष्ठियों में सुधी श्रोताओं के सम्मुख उन्होंने जो व्याख्यान दिए हैं, उस सब के दौरान जो उनका चिंतन, मनन, अध्ययन इन कवियों की समझ विकसित हुई है, उसका निचोड़ यह किताब प्रस्तुत करती है। पहले 2 अध्याय भक्तिकालीन साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि और भक्तिकालीन कविता ने किस प्रकार से क्रांति रची मध्यकाल में, इसको रेखांकित करते हैं। शेष 9 अध्यायों में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम और घनानंद, इन 7 कवियों पर अत्यंत ही विशद पारदर्शी भाषा में विवेचन है और एक तलावगाही दृष्टि विजय बहादुर सिंह की है, जिसके तहत संपूर्ण भक्तिकाल का सांस्कृतिक और सामाजिक और साहित्यिक पारिमांडल्य परिवेश सजीव उन्होंने कर दिया है। एक अनोखा राग पूरी किताब में हम पाते हैं और नई दृष्टि से इन कवियों को समझते हैं। कवियों पर लिखते लिखते, उनको पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते विजय बहादुर जी ने स्वयं को जिस तरह से मांझा है, उस मंझाव की प्रक्रिया को भी हम इस किताब से गुजरते हुए समझ सकते हैं। अपने आचार्यत्व को उन्होंने धार दी है। पूरी किताब एक अप्रत्याशित का सुख भी हमें देती है, क्योंकि पहली बार लगता है कि इन कवियों को हम इस रूप में देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और एक शक्ति और सघन सम्मोहकता जो इन कवियों की है उसको हम परखते हैं। विजय बहादुर जी ठीक कहते हैं, इन 7 कवियों ने अभिव्यक्ति के खतरे उठाए। मुक्तिबोध की भाषा में खतरा केवल कबीर ने ही नहीं उठाया, तुलसी ने, रहीम ने, मीरा ने भी उतना ही संकट झेला। इन कवियों का जो आत्म संकट है और संघर्ष है और अभिव्यक्ति की राह में जो इन्होंने चुनौतियां झेली हैं, उनको भी यह किताब सामने रखती है। निर्मम और नग्न सत्य कहने की तपस्या, जो कि लोकचित्त का सम्राट बनाती है कबीर को, उसको यह किताब सामने रखती है। विजय बहादुर जी बड़े लंबे दायरे में इन कवियों को देखते हैं। संपूर्ण भारतीय परंपरा के संदर्भ में वे इनकी मीमांसा करते हैं। भक्तिकाल के विरोध की और असहमति की परंपरा को वे वैदिक समाज में घटित हुई
वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की द्वंद्व की परंपरा से जोड़ते हैं। भक्ति काल में विनय है और समर्पण है, पर वह किसी अशक्ति या लाचारी की देन नहीं है, वह साधना के तप और तेज की कमाई है। वे कहते हैं यह पूरा जो साहित्यिक दौर है, यह अभय और प्रेम के वैभव और सुगंध से भरा हुआ समय है। उनके शब्दों में वे कहते हैं कि इन कवियों को पढ़ते हुए मेरे जैसे पाठकों को बार बार यह सूझता है कि यह सामाजिक मूल्यों के क्रांतिकारी बदलावों का काव्य था, और यह आंदोलन तो यह था ही। इसके साथ ही सूफी परंपराओं के आगमन से जो नई धार्मिक जागृति आई, उसके संदर्भ में भक्तिकाल को अवश्य देखा जाना चाहिए, जो कि विजय बहादुर जी ने इस किताब में किया है। और बहुत दिलचस्प उदाहरण और प्रसंग उन्होंने इस किताब में इसके दिए हैं। कैसे गुरु नानक अपने एक पद में सच्चे मुसलमान को परिभाषित करते हैं। बहुत ही मार्मिक पद है जो उन्होंने उद्धृत किया है नानक का कि मुसलमान किसको कहा जाएगा। वही रामानंद कह रहे थे जो वैदिक काल के औपनिषदिक ऋषियों ने बात कही थी। यह पूरी भारतीय परंपराओं के संदर्भ में जिस प्रकार से भक्तिकाल के इन कवियों की मीमांसा की गई है, वह इस रूप में मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से पहली बार सामने आई है। कबीर को जिस दृष्टि से यह किताब प्रस्तुत करती है कि वे एक गृहस्थ हैं, परिवार है, उसके नाते वे अति सामान्य और सर्वसाधारण जीवन प्रवाह के अंग भी हैं। वे मध्यवर्गीय निम्न मध्यवर्गीय समाज, भारतीय समाज के एक अंग हैं। एक दूसरे अर्थ में, एक दूसरे स्तर पर वे असाधारण हैं। वे अपने जन्म में असाधारण हैं, पूरे अपने कवित्व में उतने ही असाधारण और असामान्य वे हैं। दोनों ही बातों का अनुभव हम कबीर को पढ़ते हुए करते हैं। उनके व्यक्तित्व की असाधारणता का रहस्यमय अनुभव भी हम करते हैं, और अति सामान्यता का बोध भी हम एक साथ करते हैं। इसलिए कबीर में कहीं निरीहता नहीं है, वे तनकर भी खड़े होते हैं। और भक्त कवियों में ये जो निर्भीकता का सौंदर्य है, वह विरल सौंदर्य कबीर में आता है। इस अर्थ में कबीर अपने होने का जो बोध देते हैं, वह आधुनिक कवियों के जैसा बोध बन जाता है। कबीर को पढ़ने के खतरे भी आज के समय में हैं। उनको संप्रदाय की जकड़न में सीमित कर दिया जाता है। इन खतरों से विजय बहादुर जी आगाह करते हैं। जायसी के बारे में उन्होंने उचित ही कहा है कि जायसी में जो बात हमको खींचती है, वह उनके लोक जीवन का गहरा और मर्मवेदी अनुभव है। और तुलसी के बरक्स जायसी को रखते हुए वे कहते हैं कि मानस में भी, रामचरित मानस में भी अवध के किसानों के जीवन का वह अनुभव नहीं हमको मिलता है जो जायसी में मिलता है। तुलसी में लोक जीवन है, पर राम की कथा कहने के बहाने जितना आएगा उतना ही है। जायसी उसे एक प्रधान जीवनानुभूति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सवाल भी विजय बहादुर जी उठाते हैं। जायसी को बहुत गहराई से पढ़ते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल का भी आश्रय लेते हैं, और भी जो आधुनिक अध्येता हैं इन कवियों के, उन सबको वे संदर्भित करते हैं अपनी किताब में। विशेष रूप से मीरा को पढ़ते हुए माधव हाड़ा और नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के काम को जिस तरह से उन्होंने संदर्भित किया है, उसका हवाला दिया है, उससे मुकम्मल बन गई है किताब। लेकिन प्रश्न जायसी को लेकर के जो उठाते हैं वह विचारणीय है। जायसी जिन्होंने कि 34 वर्ष पहले पद्मावत रचा तुलसी के, उन्हीं दोहों और चौपाइयों में उन्होंने रचा, जिनमें कि तुलसी रामचरितमानस लिख रहे हैं, उनसे कुछ पहले लिख रहे हैं, 3-4 दशक पहले लिख रहे हैं। फिर भी जायसी उसी जनसमूह से इतनी दूर और एक हद तक आज अलग थलग क्यों पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि इस सवाल का जवाब खोजना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। जायसी की विफलता यह नहीं है, मैं समझता हूँ ये हमारी विफलता है कि जायसी को हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं अपने बीच, हम चूक रहे हैं। यह मैं इसमें अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ। सवाल तो विजय बहादुर जी का अवश्य है
जोरी लाई रकत के लई लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। ये जो बिंब है, ये फिर दूसरी दूसरी किसी कविता में, अन्य किसी की कविता में नहीं आए। रक्त की लेई बना करके नैनों के जल से सांध करके जो गाढ़ी प्रीति रची गई है, ये तो जनजीवन से आए हुए बिंब हैं। लेई हम लोग बनाते थे बचपन में, कभी चावल से कभी मैदा को उबाल करके, जब गोंद नहीं मिलता था और किताबें हम कागज चिपकाया करते थे। ये उस समय के बिंब, उस समय से 300-400 साल 500 साल पहले के बिंब ये आते हैं। विजय बहादुर जी के शब्दों में तुलसी अगर अभिजातों के साथ लोक जीवन के भी कवि हैं। सूर के बारे में वे कहते हैं कि वे आधारभूत तौर पर खुले फैले उन्मुक्त अकुंठ अखंड लोक के कवि हैं। इस रूप में जो तारतमिकताएं हैं वे भी रेखांकित होती चलती हैं। बड़े कवि हैं, लेकिन अपनी अपनी विशिष्टता में, अपनी अपनी अद्वितीयता में भी यदि हम उनको परखेंगे तो किसी दूसरे कवि से संदर्भित करके परख सकते हैं। इसलिए जायसी और तुलसी, सूर और तुलसी, इनको एक दूसरे के तारतम्य में जब हम समझते हैं तो सूर में जो अकुंठ अखंड लोक है उसको समझना जरूरी हो जाता है। पर इसके साथ ही सूर काव्य को पढ़ने की जो मुश्किलें हैं उनकी भी ईमानदारी से चर्चा विजय बहादुर जी ने की है, और आज का पाठक उनसे कितना एकाकार हो सकता है। उनकी जो अतिशयोक्तियां हैं अत्यंत रमाने वाली हो सकती है। भक्तिभाव के कारण वे जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, क्या वे अगम्य हो गई हैं हमारे लिए, यह प्रश्न बना रहता है। और सूर की मौलिकता को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है। जिस तरह से भागवत की प्रबंधात्मकता को सूर ने अपनी निष्ठा से और अपनी विदग्धता से और अपनी तन्मयता से प्रगीतात्मकता में ढाला है, और उन्होंने पूरी विधा आविष्कृत कर दी है भक्ति साहित्य में, उससे एक भूला बिसरा जीवन संगीत नए सिरे से सचेत होकर के लयमान हो जाता है विजय बहादुर जी के शब्दों में। तो यह लोक और चित्त का दिव्य एकत्व सूर की कविता में सन्निहित होता है। पशु, प्रकृति और लोक एक दूसरे से सघन भाव से जुड़ जाते हैं। वे जुड़े हुए ही नहीं है, परस्पर अवलंबित होते हैं। ये जो पारस्परिकताएं हैं लोक जीवन की, निसर्ग की, उनके कवि सूर हमारे लिए बन जाते हैं। इस अर्थ में वे हमारे लिए बड़े कवि हो जाते हैं। हमारा आज का जीवन जो सभ्यता के कथित सोपानों पर पहुंचकर प्रकृति का हिंसक और दुश्मन बन बैठा है, उसमें सूर जिस प्रकार से प्रकृति से मनुष्य के संबंधों को पहचानते हैं, वह नए सिरे से हमारे लिए विचारणीय हो जाता है। मीरा को जिस तरह से विजय बहादुर जी ने प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में, उससे लगता है कि मीरा भक्त नहीं बनाई गई, वे भक्त के रूप में प्रकटी हैं। और मीरा की पहचान उनकी अनन्यता में करते हुए उनके हम इतने सगे हो जाते हैं, आत्मीयता का अनुभव उनको पढ़ते हुए हम करते हैं। उसके साथ ही एक अपूर्व विस्मय बोध भी हमको होता है कि कितनी गजब की दुस्साहसी स्त्री है मीरा। दुस्साहसी कहना यदि अच्छा नहीं लगता है तो साहसी तो हम उनको कह ही सकते हैं। साहस मीरा की नियति किस तरह से बन जाता है, और उसके साथ कैसे बच्चे के जैसी अबोधता उनमें बनी रही है। इसमें मीरा की पहचान इस साहसिकता की पूरे प्रकर्ष और बच्चों के जैसी अबोधता, मासूमियत, पूरी निश्चलता के साथ उसकी मौजूदगी, इसमें मीरा की पहचान विजय बहादुर जी करते हैं। और पवित्रता के साथ एक योद्धा सा अंदाज पूरे मीरा के पदों में जो बनता है, एक ऐसी स्त्री जो कभी तनती नहीं, उसकी छवि बनती है। उसे झुकाने वालों की लाख कोशिशों के बावजूद
जो झुकती नहीं है, उन कोशिशों को नाकाम बनाती हुई कभी घुटने उनके सामने नहीं टेकती है, नहीं अपने आवेगों के स्रोत को कभी सूखने देती है, अपने साहस को इंच भर भी वह घटने नहीं देती है। ये विजय बहादुर जी के शब्द हैं। मीरा अपने प्रत्येक सांस की कीमत जानती हैं और जिसे चाहती हैं उससे कहती हैं कि वह भी अपनी कीमत अदा करे। मीरा सती नहीं हुई, माधव हाड़ा के हवाले से विजय बहादुर जी कहते हैं। हाड़ा गुटों की निंदा और भर्त्सना से वे बड़ी साबित हुई। अंतपुर में उनके प्रति नाराजगी, उपेक्षा, निंदा का भाव सब कुछ था जिसे उन्होंने झेला। जीवन में उन्होंने क्या क्या नहीं भोगा, अपने आप को उससे बहुत ऊंचा साबित भी किया है। मीरा का काव्य अमृत उनकी इसी यातना और अनन्य समर्पण का परिणाम है। हिंदी भाषी संस्कृति में मीरा अद्वितीय है। यहाँ अक्क महादेवी की स्मृति अवश्य आती है, जिनका उल्लेख अवश्य विजय बहादुर जी ने नहीं किया है। और मध्यकाल के कुछ कवियों पर पश्चिमी विद्वानों ने अच्छा काम किया है, उनका भी हवाला इस किताब में नहीं है। इमरे बंगा है, एलिजन बुश हैं, और भी 2-3 विद्वान हैं जिन्होंने मध्यकाल को बहुत प्रासंगिक माना है और पढ़ा है, उन पर लिखा भी है। विजय बहादुर जी के लिए आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है कि वे पश्चिमी विद्वानों ने जो कुछ काम किया है इन कवियों पर उसका हवाला दें। पर संपूर्ण विश्व में जो इन कवियों को पढ़ा जा रहा है वह इन कवियों पर विचार करने की नई फिर से आवश्यकता को रेखांकित तो करता ही है। मीरा के बारे में उन्होंने उचित ही कहा है कि क्षत्रियोचित बलिदानी साहस और राजवंश कुलोचित आत्मगरिमा, स्त्रियोचित शालीनता, संतों के जैसी पारदर्शिता और पवित्रता, और अपने समय के समूचे मिथ्यात्व से समझौता न करने का आत्मबल और अडिगता, उसके साथ कवियों सी आवेग तरलता और भाव विकलता मीरा में है। भाषा का जो संगीत और तल्लीनता मीरा रचती है वो उनके काव्य को लोक की अनुपम देन और लोकोत्तर चेतना की दिव्यता प्रदान करती है। इन्हीं कारणों से मीरा सचमुच में महान है और दिव्य भी है। ये विजय बहादुर जी का मीरा को लेकर के आकलन है। तुलसी के बारे में उन्होंने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, सटीक बात कही है कि तुलसी ने हिंदी भाषा का बड़ा उपकार किया है। कुछ लोग यह कहते हैं कि भाषा में लिखकर तुलसी ने कोई अपूर्व काम नहीं किया है। उनके पहले जायसी भी कर चुके थे, यही सूर भी कर चुके थे, कबीर भी कर चुके थे। पर विजय बहादुर यह सही सवाल उठाते हैं कि सूर को छोड़ करके ये लोग संस्कृत कितनी जानते थे। तुलसी तो संस्कृत के भी बड़े अच्छे पंडित थे, वे तो संस्कृत में भी अच्छी कविता लिख रहे हैं। रामचरितमानस में अच्छे श्लोक हैं संस्कृत के। उनके कवित्व पर, उनके सौंदर्य पर ध्यान अवश्य कम दिया जाता है क्योंकि उनको पाठ करने के लिए पढ़ा जाता है। तुलसी उनमें क्या कर रहे हैं इसकी पहचान कम की जाती है, उस पर बोलने का यहाँ समय नहीं है। पर यह मौजूद सवाल है कि इन भक्तिकाल के कवियों में तुलसी को छोड़ करके और कोई ऐसा नहीं था जिसने कि संस्कृत में अच्छी कविता लिखी है। और अच्छी संस्कृत जो जानता और समझता है उसके बावजूद उस संस्कृत को तोड़ता भी है। अपनी उसी संस्कृत कविता में वे संस्कृत कविता के साथ खेल भी करते हैं। ये तुलसी ही कर पाए, इसलिए तुलसी भाषा के संदर्भ में हमारे लिए बहुत विचारणीय हो जाते हैं। खासतौर से केशवदास जो कि संस्कृत के पंडित हैं, उनके भीतर यह कुंठा है कि भाषा में वे कविता लिख रहे हैं, बड़े दुखी हैं। तुलसीदास उस कुंठा से मुक्त है, वे तो लिख भी सकते हैं, वो छोड़ते भी हैं, कुंठित भाव से उसको छोड़ भी देते हैं क्योंकि संस्कृत उनकी लाचारी नहीं है। पूरी इस किताब में जो जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इन कवियों पर विचार किया गया है वह इस किताब को बहुत ही हमारे लिए एक जरूरी किताब बनाता है। किस तरह से मुसलमान भारत आए और उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया, हिंदुओं से वे घिरे हुए हैं, इसलिए निरंतर चलने वाली शत्रुता ही असंभव हो गई है। ये विजय बहादुर जी ही नहीं कह रहे हैं, ताराचंद जो एक प्रामाणिक अध्येता है इस पूरे इतिहास के दौर के, वे यह कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपसी संपर्क से जो एक समझ और तालमेल विकसित हो गया
और जिन बहुत से लोगों ने अपना धर्म भी बदला, वे उनसे बहुत कम भिन्न रहे जो उनके पीछे छूट गए हैं। और विजय का जो आघात था, जो हिंदू समाज ने झेला, उसके खत्म होने के बाद हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के एक साथ रहने के लिए कोई नया तरीका तलाशना संभव हो रहा था। और इस तरीके को तलाशने के लिए तैयार हो चुके थे। नया जीवन तलाशने की कोशिशों के कारण एक नई संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। यह संस्कृति न पूरी तरह हिंदू थी, न शुद्ध रूप से मुस्लिम थी। यह वास्तव में मुस्लिम हिंदू संस्कृति थी, जिसकी सारी संभावनाएं आज के समय में खत्म कर डाली गई हैं। यह मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। यह तो ताराचंद के हवाले से विजय बहादुर जी ने कहा है। क्योंकि इस सारी संभावना के जीवंत उदाहरण तो अब्दुल रहीम खान खाना है, जो संस्कृत के अच्छे पंडित हैं और संस्कृत में लिखते हैं, जो ब्रजभाषा बहुत अच्छी लिखते हैं, दोहे उनके अद्वितीय और अनुपम हैं, जो फारसी और उर्दू में भी लिखते हैं, 4 भाषाओं में एक साथ अच्छी कविता लिख सकते हैं। विजय बहादुर जी बताते हैं ताराचंद के हवाले से, प्रदीप गर्ग जिन्होंने इस पूरे दौर पर काम किया है और अकबर पर अच्छा उपन्यास भी लिखा है, उनके हवाले से भी कि अब्दुल रहीम खान खाना अपनी बेगम महाबानू से एक प्रसंग में कहते हैं कि माँ, पता नहीं आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे या नहीं, पर यह सच है कि मैं आधा हिंदू हूँ। उनकी बीवी विस्मित और चकित हो जाती हैं, वैसे उछलती हैं जैसे मानो जैसे ततैया ने काट डाला हो। रहीम उनको समझाते हैं कि मैं हाँ आधा हिंदू और आधा मुसलमान, क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर बैरम खां तुर्कमान यानी तातार थे, लेकिन मेरी अम्मी जान तो ब्रज से सटे मेवात के राजपूत खानदान की थी, जिन्हें खानजादा कहते हैं। ये जो पूरे खानजादाओं की कौम विकसित हुई, जो अद्भुत कौम थी, उसने इतिहास रचा। उस पर तो भगवान दास माहौर हमको जानकारियां देते हैं अपने उपन्यासों में। इस पूरी कौम का इतिहास वे लिखते हैं। पर विद्यानिवास जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं कि भक्ति युग ने विशाल मानवीय बोध जगाया है। इसके कारण रहीम, रसखान जैसे कवि व्यापक भावबोध के साझीदार हुए। इसलिए वह हिंदू को मुसलमान शासन के प्रतिरोध के भाव से नहीं भरता, वह इतना ही करता है कि हिंदू और मुसलमान सबको किसी और शासन की प्रजा बनाता है, ऐसे शासन की प्रजा बनाता है जिसमें न हिंदू हिंदू रह जाता है, न मुसलमान मुसलमान रह जाता है। ये हमारे समय के एक अच्छे पारदर्शी विचारक पंडित विद्यानिवास इस बात को स्वीकार करते हैं। विजय बहादुर जी ने अपने समय के अच्छे मनीषियों को पढ़ा, गुना। राहुल जी को वे उद्धृत करते हैं। राहुल जी कहते हैं कि जो भी हो, जिन लोगों ने एक नए और भव्य भारत का स्वप्न देखा, उनमें अकबर के बाद मान सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। यदि वह स्वप्न चरितार्थ हुआ होता तो न भारत कभी गुलाम होता, न देश का विभाजन होता। ये बहुत ही विचारणीय बात राहुल जी कह रहे हैं और मान सिंह को केंद्र में रख करके कह रहे हैं कि मान सिंह दूरदर्शी और समझदार थे, अकबर के साथ भारत के भवितव्य को समझ रहे थे। ये जो पूरा दौर है, इसको बार बार फिर से समझा जाना चाहिए विजय बहादुर जी जैसे विचारकों, लेखकों के हवाले के साथ में, जिसमें कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शुकोह, यहाँ तक कि खुद औरंगजेब तक ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं। और मैनेजर पांडे ने तो काम करके संकलन कर लिया है। मुगल बादशाहों की हिंदी कविता शीर्षक से किताब मैनेजर पांडे ने प्रकाशित भी की है। ये लोग क्या कर रहे हैं अपने समय में, इस पर विचार करना चाहिए। रामानंद वही कर रहे थे और कह रहे थे। विजय बहादुर जी कहते हैं कि वेदोत्तर काल के औपनिषदिक ऋषियों ने कहा। विजय बहादुर जी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अच्छे शिष्य हैं और वे रामचंद्र शुक्ल जी की उसी तेजस्विता के साथ खबर लेते हैं जिस तेजस्विता के साथ उनके पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी ली थी। और दिनकर जी का हवाला भी वे देते हैं। दिनकर जी वीर विनोद भाग 2, जो राजपूतानी के प्रामाणिक लोक काव्य, जो राजपूतानी का प्रामाणिक लोक काव्य माना जाता है, उससे वे अंश उद्धृत करते हैं, जिसमें बादशाह अकबर राजपूत राजाओं से कह रहा है कि हम लोग दूर देश में आकर तुर्क राजाओं से तो अपना सामाजिक रिश्ता अब नहीं रखेंगे, इसलिए अब हमारे लिए जरूरी है कि आप लोगों के साथ रोज रोटी और बेटी का रिश्ता हम लोग कायम कर लें।
राजपूतों ने अकबर के अनुरोध को स्वीकार किया, अपनी बेटियों को देना स्वीकार किया, पर अकबर का यह अनुरोध उन्होंने नहीं माना कि हमारी बेटियां भी आप ले लीजिए। विजय बहादुर जी कहते हैं कि भारतीय समाज के इस कोड को पहचानना चाहिए जो कहीं इतना संकीर्ण हो जाता है। अकबर अपनी उदारता में बड़े हो जाते हैं, वे एक तरफा रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि दिनकर जी बता रहे हैं, जैसा कि दूसरे इतिहासकार बता रहे हैं। हम कहाँ संकीर्ण हो गए और कहाँ हमने अपना हाथ खींच लिया, नहीं तो एक अद्भुत सांस्कृतिक प्रक्रिया घटित होती और हम उसी तरह से इस पूरे समाज को जो कि विजातीय हम मान रहे हैं अपने में खपा लेते, एक में कर लेते। जिस तरह से हमने शकों को, हूणों को, आभीरों को, कई समाजों को जो बाहर से आए उनको एक में कर लिया था, हम यहाँ पर विफल हुए। विफलता कहीं कहीं दोनों तरफ से हुई है, पर हमारी भी विफलता इसमें रही है। ये जो पूरा सांस्कृतिक ऐतिहासिक घाव था उसको हम नहीं भर पाए, यह भी सोचा जाना चाहिए। पर इसके बीच ये जो मध्यकालीन कवि हैं, ये जो कर रहे हैं वह अद्भुत कुछ कर रहे हैं। और फारसी लोक भाषा ब्रज, उसमें रचा बचा श्रृंगार खूब तरोताजा होकर के घनानंद में जिस तरह से निकलता है, घनानंद की भी अपनी अद्वितीयता में, अनन्यता में पहचान यह किताब कराती है एक बार फिर से। और घनानंद में घन आनंद बूझनी अंक बसे बिलसे रिजवार सुजान धनी, इस पंक्ति में जो रिजवार शब्द आया है उसके हवाले के साथ में संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में जो विदग्ध की अवधारणा है, जो रसिक और सरदय की अवधारणा है, उसके बरक्स घनानंद के रिजवार की पहचान विजय बहादुर जी करते हैं। घनानंद का जो सौंदर्य शास्त्र है उसकी वे पुनर्मीमांसा इस दृष्टि से करते हैं। और कुल मिलाकर के घनानंद का जो समय है, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके कि मीर मुंशी हैं घनानंद, और फिर वे दरबार छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला असफल बादशाह हो सकता है, पर संगीत के क्षेत्र में वह जो कर रहा है वह तो वो कुछ अद्भुत वह करता है। और घनानंद उसके यहाँ रह करके अनोखी कविता भी रचते हैं, जिसमें कि वे कहते हैं कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। बनी ठनी की छवि जो रचते हैं, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय चित्रकला की दृष्टि से उसकी बहुत अच्छी पड़ताल करते हैं। कुल मिलाकर के सुछंद रहे कवि घनानंद, उसमें घनानंद की आंसुओं में डूबी प्रेम कथा को फिर से विन्यस्त करते हैं विजय बहादुर जी। लेकिन उनकी जो खूबी है कि प्रसाद के आंसू के संदर्भ में वे घनानंद के आंसू में डूबी प्रेम कथा की पुनर्मीमांसा करते हैं। और वे ठीक ही कहते हैं कि प्रसाद जिस तरह से विरह की पीड़ा को और आंसू के बोध को व्यापक धरातल पर ले जाते हैं, वह घनानंद में नहीं हो पाया है। वह वैयक्तिक धरातल पर ही प्रेम रह जाता है। यह किताब हम सबके पढ़ने के लायक किताब है। जो भी भारतीय कविता के प्रेमी हैं, जो भी हिंदी कविता के रसिक हैं, इसके लिए विजय बहादुर जी के प्रति एक पाठक की हैसियत से हमको आभारी होना चाहिए। दूसरी किताब हमारे समय के एक अच्छे समीक्षक, अध्येता और आचार्य कृष्णदत्त पालीवाल की है, आधुनिक हिंदी साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श। यह किताब है, एक परिपुष्ट किताब है हर दृष्टि से। यह लगभग 400 पेज की किताब है। कृष्णदत्त पालीवाल जी का कितना व्यापक धरातल है अध्ययन का, यह इस किताब से गुजरते हुए हम अनुभव करते हैं। और हमारा सौभाग्य रहा कि विजय बहादुर सिंह ही नहीं, कृष्णदत्त पालीवाल जी से भी घनिष्ठ संपर्क होने का अवसर
मुझे प्राप्त हुआ। संस्था साहित्य मंडल के 3 सचिवों के संपर्क में मैं आया। इंद्रनाथ चौधरी जो मुझसे काफ़ी बड़े थे और बहुत स्नेह के साथ वे मुझे आशीषते थे। कृष्णदत्त पालीवाल जी उसके बाद सचिव रहे और एक लेखक के रूप में इंद्रनाथ चौधरी ने, कृष्णदत्त पालीवाल जी ने मुझे जो सम्मान नवाजा उसके लिए वे बहुत आदरणीय हैं। उतनी ही आदरणीय प्रोफेसर रीता रानी पालीवाल भी हैं, जिन्होंने इंद्रनाथ चौधरी और कृष्णदत्त पालीवाल जी जो संस्था साहित्य मंडल से मेरा संबंध बना के गए थे उसको और भी सहेजा और बढ़ाया। लेकिन ये कृष्णदत्त पालीवाल की किताब यह संस्था साहित्य मंडल ने छाप दी, यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है। यह भी किताब 2022 में छप करके आई है। 370 रुपया इसका दाम है। संस्था साहित्य मंडल से यह छपी है। संस्था साहित्य मंडल की बड़ी गौरवशाली परंपरा है प्रकाशनों की। गांधी जी के आशीर्वाद से यह बना था संस्था साहित्य मंडल, और उसी परंपरा को यह अभी तक कायम रखे हुए है। इसमें सचिव की ओर से जो वक्तव्य है उसको मैं पढ़ देता हूँ। उससे इस किताब की क्या ज़रूरत है आज के समय यह भी जाना जा सकेगा। प्रोफेसर कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा लगभग आधी सदी के दौरान लिखे गए लेखों व्याख्यानों का संग्रह, आधुनिक हिंदी साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर 21वीं सदी के 1.5 दशक के बीच के साहित्यिक परिदृश्य की झांकी प्रस्तुत करता है। इसमें प्रस्तुत लेखों के माध्यम से 19वीं सदी के ढलान से लेकर 21वीं सदी के आरंभिक दशकों तक के साहित्यिक आलोचनात्मक परिदृश्य की प्रवृत्तियों, परिवर्तनों, उभारों, रुझानों और विसंगतियों को सामने लाते हुए भारतीय आधुनिकता के स्वरूप विकास को रेखांकित किया जा सकता है। आधुनिकता की अवधारणा भले ही हमें पश्चिम से मिली हो, उसका स्वरूप और संवेदना हमने अपनी परंपरा, समाज और संस्कृति के भीतर से पाई और गढ़ी है। स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण में साहित्य और पत्रकारिता की भूमिका से लेकर आज़ाद देश की विसंगतियों, विडंबनाओं, मोहभंग, संत्रास, औपनिवेशिक विरासत के प्रभाव, दबाव, भूमंडलीकरण, बाजारवाद और नए विमर्शों का परिदृश्य प्रस्तुत करती यह पुस्तक परिचित रचनाकारों के साथ साथ ऐसे अनेक महत्वपूर्ण लेखकों, आलोचकों, साहित्य शोधकों से हिंदी पाठकों का साक्षात्कार कराएगी जिन पर हिंदी आलोचना में चर्चा हुई ही नहीं है अथवा न के बराबर हुई है। यह बहुत ही सटीक वक्तव्य है संस्था साहित्य मंडल के सचिव की ओर से, और निश्चित रूप से इस किताब में बड़ी संख्या में जो लेख हैं कृष्णदत्त पालीवाल जी के, उनमें राम नरेश त्रिपाठी किसान संवेदना के पहले कवि के रूप में पहचाने गए हैं। उनमें आधुनिकता की हवा में हिलने वाली पहली पत्ती के रूप में मुकुटधर पांडे की पहचान की गई है। पर उसमें मिर्जा गालिब और स्वाधीनता संग्राम को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण विमर्श किया गया है। कविता को स्वच्छंद किया श्रीधर पाठक ने इस शीर्षक लेख में, और हिंदी को नई चाल में ढाला भारतेंदु ने इस शीर्षक लेख में जिस तरह से श्रीधर पाठक और भारतेंदु की पहचान कृष्णदत्त पालीवाल करते हैं, यह बहुत ही पठनीय है। इस दृष्टि से सारे ही लेख इस किताब के, और प्रेमचंद और प्रसाद पर वे चर्चा करते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि राजनीति से दूर भी क्या कोई साहित्य नहीं बना। सुभद्रा कुमारी चौहान का स्मरण बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी इस शीर्षक लेख में। जानिए जैनेन्द्र को, इसमें जैनेन्द्र पर विमर्श वे करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा कि काशी प्रसाद जायसवाल को जिस तरह से याद किया है कृष्णदत्त पालीवाल ने, और कोई हिंदी का आचार्य शायद नहीं करता, वो करना चाहिए था। हिंदी को कितना कृतज्ञ होना चाहिए वासुदेव शरण अग्रवाल का, काशी प्रसाद जायसवाल का, जिन्होंने पूरी इतिहास और परंपरा और पुरातत्व को प्रस्तुत कर दिया है। हमारे लिए खजाना उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। कितनी बड़ी मेधा के स्वामी थे काशी प्रसाद जायसवाल, यह पहचानना चाहिए हमको आज। और क्या वे कर गए हैं उस दौर में, सारी औपनिवेशिकता से जूझते हुए, और साहबियत जो अंग्रेजों की है उससे
संघर्ष करते हुए यह, पर और भी अधिक चकित कर देने वाली बात है कि पालीवाल जी तिलक और हिंदी साहित्य पर अच्छा लेख लिखते हैं और क्रांति दल के पराड़कर पर भी वे लेख लिखते हैं। महादेवी वर्मा और अज्ञेय, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृता प्रीतम, निर्मल वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, ये कितना बड़ा विस्तृत दायरा उनके अध्ययन का है और किन किन पर वे नई चमक के साथ लिखते हैं, क्योंकि उनके लेख में पढ़ता रहा हूँ और वे एक अध्येता के रूप में, एक समीक्षक के रूप में उनकी अपनी पहचान की विमर्श की पद्धति है। और वे कृष्ण शंकर शुक्ल पर भी लिखते हैं, क्षेमचंद्र सुमन पर भी लिखते हैं, हिंदी साहित्य पर लोहिया के प्रभाव पर भी वे अच्छा लेख इसमें उनका है, और कुछ पत्रकारों पर भी वे लिखते हैं, प्रभाष जोशी पर जो हिंदी पत्रकारिता के गरुड़ हैं उनके शब्दों में, नगेंद्र के नाट्य चिंतन पर वे लिखते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल जो आधुनिकता के तूफान से हिंदी नाट्य साहित्य को निकाल करके लाते हैं। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रमेश दवे का नोटिस वे लेते हैं। हमारे समय के कुछ उपेक्षित लेखकों, समीक्षकों पर कृष्णदत्त पालीवाल जी दृष्टि डालते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयेंद्र स्नातक पर भी लिखते हैं, गोविंद मिश्र के काव्य कर्म पर भी वे लिखते हैं, पर हिंदू अवधारणा पर, महाभारत, इस पर भी पालीवाल जी लिखते हैं। तो यह एक हमारे समय के एक महत्वपूर्ण विचारक, आचार्य, अध्येता, उसके जो विमर्श हैं उनको इस रूप में इस किताब में संकलित कर लिया गया है। ये बड़ा काम हुआ, स्वागत के योग्य कार्य हुआ। उतना ही अच्छा कार्य है संस्था साहित्य मंडल की ओर से प्रकाशित कृष्णदत्त पालीवाल की दूसरी किताब में हम देखते हैं। यह रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि। यह थोड़ी सी पतली किताब है, लेकिन रामविलास शर्मा का समग्र मूल्यांकन इस किताब में हर दृष्टि से किया है। रीता रानी पालीवाल ने प्राक कथन में लिखा है कि कृष्णदत्त जी के डॉक्टर रामविलास शर्मा पर लिखे गए 5 निबंध इस प्रस्तुत पुस्तक में संकलित हैं, जो 2004 से 2012-13 के दौरान लिखे गए थे। यदि वे मौजूद रहे होते तो संभवतः इस दिशा में आगे और काम करते। रामविलास शर्मा के लेखन में उनकी गहरी आस्था थी, जो निराला की साहित्य साधना आने के बाद उत्तरोत्तर गहराती गई। रामविलास जी हिंदी के उन विरले मार्क्सवादियों में हैं जिन्होंने विचारधारा को स्वदेशी भावभूमि, परंपरा और संस्कृति पर दृढ़ता से खड़े होकर गहा और अपनाया है। पश्चिमी ज्ञान परंपरा का अवगाहन करते हुए भारतीय परंपरा उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुई है। मार्क्सवाद का आधार ग्रहण करते हुए वे पूंजीवादी, फांसीवादी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, नस्लवादी, गुलामी मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को निगाह में अवश्य रखा है, भले ही ऐसा करते हुए उन्हें मार्क्सवाद की लीक तोड़नी पड़ी हो, मार्क्सवादियों का विरोध बर्दाश्त करना पड़ा हो। रामविलास शर्मा पर फिर से चर्चा होनी चाहिए थी, जिसकी शुरुआत कृष्णदत्त पालीवाल जी ने की और रीता रानी पालीवाल ने उसको आगे बढ़ाया है अपने इस प्रास्ताविक के मंतव्य के द्वारा भी, और उनके 5 लेखों को फिर से प्रकाशित करके भी। बहुति पर जो समीक्षा है रामविलास शर्मा की बहुत अच्छी है, उसको तो मैंने भी कई बार उद्धृत किया है और मैंने अपने पुस्तक में भी उसको संकलित किया है। पर अन्य जो रामविलास शर्मा पर लेख हैं कृष्णदत्त पालीवाल जी के, उनकी साहित्यिक यात्रा की वैचारिक भूमि पर संस्कृति, समाज और विरासत का नया पाठ जिस प्रकार से वे प्रस्तुत करते हैं, उसको लेकर, और साम्राज्यवाद का विरोध अपनी आलोचना में जिस प्रकार से वे करते हैं, उस पर पालीवाल जी ने अच्छा विवेचन किया है। ये दोनों पुस्तकें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।